कि भोलू चाचा जी से कितना प्यार करता था। चाचा जी के जाने के बाद वो भी घर से कहीं चला गया है। जाते समय उन्हें भोलू ने देख लिया और कुछ सोचकर उनके पीछे जाने लगा। वो मुखिया जी के घर तक पहुंच गया। तब मुखिया जी ने उसे देखा और कहा कि अरे भोलू, तुम कितने दिनों के बाद देखा तुम्हें, कहां थे तुम इतने दिनों तक। भोलू ने आंसू भरी आंखों से मुखिया जी की तरफ देखा। मुखिया जी समझ गए कि भोलू संग्राम सिंह की याद में रो रहा है। मुखिया जी ने भोलू की आंखें पोंछी और उससे कहा कि रो मत भोलू, मैं समझ सकता हूं, संग्राम सिंह मेरे भी दोस्त जैसा था। तब भोलू ऐसी नजरों से मुखिया जी को देखता है जैसे वो उसे कुछ बताना चाहता हो। मुखिया जी कहते हैं, बताओ, कुछ कहना चाहते हो तुम। तब भोलू उन्हें वो चांदी का कड़ा और घड़ी का टूटा हुआ हिस्सा दिखाता है। मुखिया जी को समझ नहीं आता कि भोलू क्या कहना चाहता है। तब भोलू मुखिया जी का हाथ पकड़ता है और उसे हवेली के पास लेकर जाता है। मुखिया जी को अब समझ आया कि शायद भोलू संग्राम सिंह की हत्या के बारे में कुछ बताना चाहता है। तभी भैरव उन्हें दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि भैरव कुछ ढूंढ रहा है। तब मुखिया जी उससे पूछते हैं कि कुछ ढूंढ रहे हो क्या भैरव। तब भैरव बताता है कि हाँ, मेरा कड़ा कहीं गुम हो गया है, कुछ दिनों से उसी को ढूंढ रहा हूं। चाचा जी ने बड़े प्यार से मुझे वो कड़ा दिया था। उसकी बात सुनकर मुखिया जी को उस पर शक हुआ। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब उन्होंने भैरव से पूछा कि समय क्या हुआ है बेटा। तब भैरव ने अपनी घड़ी देखी और समय बताया। तब मुखिया जी ने उसकी घड़ी देखी। उसकी घड़ी का एक हिस्सा टूटा हुआ था। वो देखकर उनका शक यकीन में बदल गया। वो चले गए। भोलू ये सब छुपकर देख रहा था। मुखिया अपने घर लौट गया और उसने अपने कुछ वफादार लोगों को बुलाया। भोलू भी उनके साथ ही था। मुखिया ने उन लोगों को बताया कि संग्राम सिंह की हत्या शायद भैरव ने की है। उन लोगों को यकीन नहीं हुआ। उनमें से एक ने कहा कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, भैरव तो संग्राम सिंह से बहुत प्यार करता है। तब भोलू फिर उछलने लगा। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मुखिया ने कहा कि ये देखो, ये चांदी का कड़ा और घड़ी का टूटा हुआ हिस्सा, ये दोनों भैरव के हैं और ये दोनों चीजें भोलू को संग्राम सिंह के कमरे में मिली हैं। दूसरे ने कहा कि मुखिया जी, लेकिन हम एक बंदर की बात पर यकीन कैसे कर सकते हैं। तब मुखिया बोले कि भोलू भले ही एक बंदर है, लेकिन बहुत होशियार है। वो बेकार में ये सब नहीं बताएगा। कोई तो बात है। एक काम करो, तुम चारों छुपकर भैरव पर नजर रखो, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। अगले कुछ दिनों तक 4 लोग भैरव पर नजर रखते रहे। उन्होंने मुखिया को बताया कि भैरव की हवेली पर कुछ लोग आए थे और भैरव उन्हें बहुत सारे कागज दिखा रहा था। उन कागजों को देखकर लग रहा था कि वो किसी जायदाद के कागज हों। वो कुछ बेचने की फिराक में लग रहा है। उन्होंने एक बैग भरकर रुपये भैरव को दिए हैं। ये सब सुनकर मुखिया को अब पक्का समझ आ गया कि जरूर भैरव ने ही कुछ किया है। वो उन सबके साथ हवेली पर आया। अब भी भैरव उन पैसे देने वाले लोगों के साथ था। मुखिया ने वो पैसे और जमीन के कागज देखे और भैरव से पूछा कि ये सब क्या है। भैरव, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हें संग्राम सिंह ने कागज कहां रखे हैं ये पता नहीं है, तो फिर ये कागज कहां से आए और ये लोग कौन हैं जो तुम्हें इतने सारे पैसे दे रहे हैं। तब भैरव हड़बड़ा गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या कहे। तब मुखिया ने आगे आकर कहा कि तुम ही वो हो जिसने संग्राम सिंह की हत्या की है। अब बस ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया है। ये सुनकर जो लोग भैरव के साथ व्यवहार करने आए थे, उन्होंने पैसे वापस ले लिए और जमीन के कागज रख दिए। मुखिया ने उन्हें बताया कि ये एक हत्यारा है। इसने अपने ही चाचा की हत्या की है। ये आज तक सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था, पर अब समझ आया कि ये संग्राम सिंह की सारी जमीन बेचकर भागने की फिराक में था। ये तो अच्छा हुआ कि भोलू को इसका चांदी का कड़ा और घड़ी का हिस्सा मिल गया, जो शायद उस दिन संग्राम सिंह की हत्या करते हुए टूट गया था। यह सब सुनकर भैरव ने गुस्से से कहा कि हाँ, मैंने ही मारा था अपने चाचा को। अरे, वो तो अपनी हवेली और जायदाद गांव पर लुटा देना चाहते थे, जबकि इस सब पर मेरा अधिकार था। उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि वो सब गांव को दान कर देंगे। मैंने जब उनसे इस बारे में बात की तब उन्होंने मना कर दिया, इसलिए गुस्से में आकर मैंने उन्हें मार डाला। ये सुनकर सब गुस्सा हो गए। मुखिया ने कहा कि तुम्हें तो पता है कि हमारे गांव का क्या नियम है। अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। अब तुमने अपना गुनाह मान लिया है तो अच्छा होगा कि तुम खुद चले जाओ, नहीं तो गांव वाले तुम्हें पत्थर मार मार कर जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। मुखिया ने ऐसा कहा ही था कि कुछ गांव वालों ने उसे पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। भैरव अपनी जान बचाकर भागने लगा। वो गांव से दूर एक जंगल में जाकर रहने लगा।
क्योंकि संग्राम सिंह की हत्या भैरव ने की है। ये बात दूर दूर तक फैल गई थी, इसीलिए कोई भी उसे अपने गांव में नहीं रहने दे रहा था। मुखिया ने संग्राम सिंह की इच्छा के अनुसार उसकी हवेली को अस्पताल बनवाया और उसे संग्राम सिंह अस्पताल ऐसा नाम दिया। भोलू उसी अस्पताल में रहकर अब सबकी सेवा करने लगा। एक भोले बंदर की गवाही से आखिरकार संग्राम सिंह के हत्यारे को सजा मिल गई। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी ऐसी एक मां की है जिसने खुद अपनी 2 छोटी सी और मासूम बेटियों को एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया और खुद हवेली में लौट आई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी जो उसे अपने दोनों बेटियों को यूं रास्ते पर छोड़ना पड़ा? क्या वो मां एक पत्थर दिल मां थी जिसे अपने बेटियों से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, या उसकी कोई मजबूरी थी? आइए शुरू करते हैं उस मां की असली कहानी को, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी ये सोचकर कि ऐसा भी कभी हो सकता है। ये कहानी है संध्या की। संध्या जो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके पिता मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करते थे। उनकी मेहनत से उनकी पत्नी और बेटी को मुश्किल से एक वक्त का खाना नसीब होता था। संध्या की मां अक्सर बीमार रहती थी, जिसके इलाज में बहुत से पैसे खर्च हो जाते थे। संध्या दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और गांव वालों की नजरें हमेशा उस पर ही रहती थी। जब कभी संध्या बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकलती, तब गांव के जवान लड़कों से लेकर बूढ़े तक उसकी खूबसूरती को ताकते रहते थे। उनकी नजरें संध्या को चुभती थीं, लेकिन वो चुपचाप घर लौट आती थी। कुछ तो सीधे आकर उसे छेड़ते थे, तो कुछ उस पर दया दिखाकर कहते थे कि उसे तो किसी बड़े घराने में जन्म लेना चाहिए था। ऐसे लोगों की नजरों से बचने के लिए संध्या ने घर से बाहर निकलना ज्यादातर बंद ही कर दिया था। फिर भी कभी कभी गांव के कुछ लोफर संध्या के घर के चक्कर काटते दिखते थे। संध्या के पिताजी बहुत मेहनत करते थे, फिर भी घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन उसके पिताजी बहुत थके हारे घर वापस आए। संध्या ने उन्हें पानी दिया और देखा कि उनके हाथों में घट्टे पड़े हैं। यह देखकर संध्या को बहुत दुख हुआ। उन बूढ़े हाथों को अब आराम की जरूरत थी, लेकिन उन्हें इस उम्र में भारी बोरियां उठाने का काम करना पड़ रहा था। संध्या ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आज के बाद आप काम पर नहीं जाएंगे। आप दिन भर काम करते हैं, लोगों के घर जाकर मजदूरी करते हैं, जो काम सामने आता है कर लेते हैं, मुझसे यह देखा नहीं जाता है। अपने बेटी की यह चिंता देखकर संध्या के पिता के झुर्रियों वाले चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, बेटा, काम तो करना ही पड़ेगा, काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? संध्या ने कहा, आज तक आपने बहुत काम किया है, आज के बाद मैं काम करूंगी और आप आराम करेंगे। संध्या की यह बात सुनकर उन्होंने गंभीर होकर कहा, नहीं बेटी, बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। मैं जानता हूं कि कैसे गांव के लोफर तुम्हें छेड़ते हैं, तुम्हें ताकते रहते हैं। तुम अगर बाहर जाकर काम करोगी तो वो लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें काम करने के लिए बाहर नहीं भेजूंगा। संध्या चुप हो गई। उसी गांव के पड़ोस वाले गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था, भैरव सिंह, जो किसी काम से उस गांव में आया था। ठीक उसी समय संध्या अपनी मां की दवाइयां लेने गई हुई थी। भैरव सिंह ने सुंदर संध्या को देखा और सोचा कि अपने बेटे संग्राम के लिए इसका हाथ मांगना चाहिए। हमारे खानदान को ऐसी ही सुंदर लड़की चाहिए जो हमें हमारा वारिस दे सके। भैरव सिंह ने गांव में संध्या के बारे में पूछताछ की। तब उसे पता चला कि वह बहुत गरीब घर की बेटी है। भैरव सिंह का बेटा संग्राम दिखने में बहुत बदसूरत था और उसकी पहली शादी टूट चुकी थी। अब कोई भी बड़े खानदान वाले उसे अपनी बेटी नहीं दे रहे थे, इसलिए भैरव सिंह उसके लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ रहा था जो आसानी से उसके जाल में फंस जाए। संध्या का परिवार बहुत गरीब है, यह सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। भैरव सिंह संध्या के घर आया और उसने अपने बेटे संग्राम के लिए संध्या का हाथ मांगा। इतने बड़े परिवार से कोई अपनी बेटी का हाथ मांगेगा, ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। संध्या के पिताजी ने भैरव सिंह से कहा, आपसे बराबरी करने की हमारी हैसियत नहीं है, हम तो इतने बड़े रिश्ते के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। इस बात पर भैरव सिंह ने कहा, आपको यह सब सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस हमें लड़की का हाथ दे दीजिए, उसके बदले आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। यह सुनकर संध्या के पिताजी ने कहा, नहीं, हमारी बेटी खुश रहे, हम बस यही चाहते हैं। वैसे भी गांव वालों की संध्या की तरफ बढ़ती बुरी नजरों ने संध्या को परेशान कर दिया था। एक बार संध्या की शादी हो जाएगी तो उसे इस सब से छुटकारा मिल जाएगा। यह सोचकर उसके पिताजी ने शादी के लिए हां कर दी।
कुछ ही दिनों बाद संध्या की शादी संग्राम से हो गई। संध्या की खूबसूरती और संग्राम का बदसूरत चेहरा देखकर सब कहने लगे कि संध्या ने पैसों के लिए संग्राम से शादी की है। संध्या अब हवेली की मालकिन बन चुकी थी।